हेलो फ्रेंड्स, टुडेज़ टॉपिक इज़ अ प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पैथोलॉजी के लिवर वाले सेक्शन में से है, लिवर वाली यूनिट में से है। तो स्टार्ट करते हैं। हम प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस को प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है ज़ैंथोमेटिस बिलियरी सिरोसिस, और तीसरा नाम है इसका क्रॉनिक डिस्ट्रक्टिव कोलेंजाइटिस। इसको हम तीन नाम से जान सकते हैं। तो प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए, कोलेंजाइटिस क्या होता है? कोलेंजाइटिस मतलब आइटिस का मतलब तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। कॉलिन का मतलब होता है कि बाइल डक्ट, ठीक है। यहाँ पे बाइल डक्ट का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। यहाँ पे बाइल डक्ट का, आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, सब जानते हैं। और कॉलिन का मतलब होता है कि बाइल डक्ट, तो यहाँ पे बाइल डक्ट का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो इसी की एडवांस स्टेज को हम सिरोसिस बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस हम प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस की एडवांस स्टेज को हम बोलते हैं, ठीक है। जो इन्फ्लेमेशन होगा बाइल डक्ट का, उसी की एडवांस स्टेज को हम प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस बोलेंगे। तो पैथोजेनेसिस हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं। तो वैसे तो इसके पैथोजेनेसिस जो है वो इडियोपैथिक है, मतलब इडियोपैथिक इसके जो कॉजेज़ हैं वो अननोन है, ठीक है। अननोन कॉजेज़ हैं इसके। और लेकिन कुछ प्रोसेस में कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि जो स्मॉल बाइल डक्ट्स हैं, तो उनकी जो कॉलेंजियोसाइट्स होती हैं वहाँ पे नेक्रोसिस देखने को मिलती है हमको। तो कॉलेंजियोसाइट्स एक्चुअली में होता क्या है? कॉलेंजियोसाइट्स होता है, देखिए, ये हो गई बाइल डक्ट। तो उसके अंदर की जो एपिथेलियल लाइनिंग होगी तो उसको हम कॉलेंजियोसाइट्स बोलेंगे। तो कॉलेंजियोसाइट्स में नेक्रोसिस हो जाती है, यहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगी। तो इसी को हम मतलब ये एक इसकी पैथोजेनेसिस है, इसका एक ये कॉज है कि नेक्रोसिस हो जाती है कॉलेंजियोसाइट्स में। कॉलेंजियोसाइट्स मतलब बाइल डक्ट की एपिथेलियल लाइनिंग। तो हमें 90% केसेस में ये भी देखने को मिलता है कि एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ भी हमको देखने को मिलती हैं, जो कि है ना रिकॉग्नाइज़ करती हैं, जो कि आइडेंटिफाई कर लेती हैं इंटर माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स को। इंटर माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स जो होती हैं वो जो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स होती हैं वो दीज प्रोटीन आर द एंजाइम ऑफ द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स बना होता है, ये कॉम्प्लेक्स जो बना होता है वो ब्रांच चेन होती है। ब्रांच चेन किसकी होती है? 2-ऑक्सो डिहाइड्रोजनेस और 2-ऑक्सो एसिड डिहाइड्रोजनेस और 2-ऑक्सो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स की जो ब्रांच चेन बनी हुई होती है वो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन होती है, ठीक है। तो मतलब ये एक पूरे रिलेशन है कि इंटर माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ इधर मिलती हैं जो कि रिकॉग्नाइज़ करती है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन को। इंटर माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन को रिकॉग्नाइज़ करती है। तो ये है क्या एक्चुअली में? जो प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम्स हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स होता क्या है? ये ब्रांच चेन होती है एक्चुअली दो कंपाउंड्स की, जो कि 2-ऑक्सो एसिड डिहाइड्रोजनेज और 2-ऑक्सो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की ये ब्रांच चेन होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये तो हो गई हमारी ये हो गई हमारी लिवर सेल। ये लिवर सेल हो गई, और इसमें जो होगा वो बाइल डक्ट, इसमें बाइल डक्ट और बाइल फ्लूइड होगा, ठीक है। ये हमारी लिवर सेल है, लिवर सेल, बाइल डक्ट इन लिवर सेल, ठीक है। तो ये हमारी बाइल डक्ट इन लिवर सेल, ये हमारा पूरा बाइल डक्ट वो भरा हुआ है फ्लूइड और एक्सुडेट, मतलब बाइल जो भरा होगा इसमें, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे हम ये जानते हैं कि ऑटो इम्यून अटैक होगा, ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ बनती है तो वो अपने ही सेल्स पर अटैक करती हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पे टी सेल्स अटैक करेंगी, ठीक है। टी सेल्स अटैक करेंगी, यहाँ पे टी सेल्स अटैक करेंगी, ठीक है, जगह जगह पर। तो ये जो होगा, ये सेल्स नेक्रोज हो जाएगी, सेल डैमेज हो जाएगी, जहाँ पे भी अटैक करेगी वो सेल डैमेज हो जाएगी। तो यहाँ से ये फ्लूइड जो है वो ब्लड वेसल्स में चला जाएगा और हेपेटोसाइट्स में चला जाएगा। ये जो बाइल है
तो यहाँ पे एक तरीके से हम देख रहे हैं ये हमारी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स में बाइल फ्लूइड चला जाएगा, ठीक है, बाइल फ्लूइड हेपेटोसाइट्स में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अल्टीमेटली यहाँ पे लीकेज हो रहा है बाइल का लीकेज हो रहा है, ठीक है। तो बाइल का लीकेज होगा तो ये ब्लड वेसल्स में चला जाएगा और हेपेटोसाइट्स में चला जाएगा। और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये जो एक्सोडेट वगैरह ये सब बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से सब यही है। और जिससे कि हम ये तो इन्फ्लेमेशन होगा, बाइल डक्ट का इन्फ्लेमेशन होगा। और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं एक्चुअली, ये जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं, जो ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं लिवर सेल पर जो अटैक करती हैं टी सेल, इसका जो कॉज है वो अननोन है, मतलब रीज़न जो अननोन है। क्योंकि अगर देखा भी जाए तो बस 2 रीज़न हमको मिलते हैं, मतलब हम केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, या तो एक ये कॉज हो सकता है, मतलब एक ये रीज़न हो सकता है, और एक दूसरा रीज़न होता है कि एनवायरमेंटल ट्रिगर, ठीक है। तो टी सेल्स का अटैक करने का हमें रीज़न तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ जगह हम ये मतलब कुछ हमारे आइडिया, कुछ हमारे अंदाजे से हम इसको बता देते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं पैथोलॉजी में 4 स्टेजेस हम देखते हैं। 4 स्टेजेस में मतलब जो लीजन्स होते हैं वो 4 स्टेजेस में देखे जाते हैं। फर्स्ट स्टेज है इसकी फ्लोरेट बाइल डक्ट, और सेकंड है स्टेज ऑफ बाइल डक्ट प्रोलिफरेशन, थर्ड स्टेज है स्टेज ऑफ फाइब्रस स्कारिंग, एंड फोर्थ स्टेज है माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस। तो फ्लोरेट बाइल डक्ट में क्या होता है कि जो बाइल डक्ट है वो इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेशन में जाती है और वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेशन एक्चुअल में होता क्या है, वहाँ पे लिम्फोसाइट्स और लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल और मैक्रोफेजेस वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं और इंक्रीज्ड अमाउंट में हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाती हैं और वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती हैं। एक्यूमुलेट होकर वो ग्रैनुलोमाज में एक्यूमुलेट हो जाती है। यहाँ पे हमें ग्रैनुलोमाज दिखते हैं, मतलब इस स्टेज में हमें ग्रैनुलोमाज दिखेंगे, और विच लीड टू दी नेक्रोसिस ऑफ बाइल डक्ट एपिथेलियम, ठीक है। बाइल डक्ट एपिथेलियम को हम क्या कहेंगे, कॉलेंजियोसाइट्स। जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल और मैक्रोफेजेस देखने को मिलेंगी, जो कि ग्रैनुलोमाज में एक्यूमुलेट होंगी। और इसका फीचर और फर्स्ट स्टेज का फीचर भी है कि यहाँ पे हमें ग्रैनुलोमाज देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये विच लीड्स टू दी नेक्रोसिस ऑफ द बाइल डक्ट एपिथेलियम, ठीक है, जिसको हम बाइल डक्ट के एपिथेलियम को क्या बोलते हैं, कॉलेंजियोसाइट्स। अब हम आते हैं सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्सुडेट होता है, पहले तो स्टेज का नाम देख लेते हैं, स्टेज ऑफ डक्टल प्रोलिफरेशन। तो क्या होता है, एक्सुडेट ना डक्ट से बाहर आ रहा होता है, जो कि डक्ट से बाहर आके पेरेन्काइमा में जा रहा होता है, ठीक है। डक्ट से बाहर आके वो पेरेन्काइमा में जाता है, जिसकी वजह से जो डक्ट प्रोलिफरेट होती है, डक्ट प्लॉरिफरेट होती है, मतलब वो डिफ्यूज़ होती है, स्प्रेड होती है, और फिर वो एक्सटेंड कर जाएगी ट्रायड और हेपेटोसाइट्स में। डक्ट ट्राइड्स में चली जाएगी, हेपेटोसाइट्स में चली जाएगी, जिससे कि वहाँ फाइब्रोसाइट्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। फाइब्रोसाइट्स एक्टिवेट होकर फिर वो प्लॉरिफरेट हो जाएंगे, वो भी स्प्रेड करने लग जाएंगे। तो जो इस प्लॉरिफरेशन में जो हेपेटोसाइट्स इसके कॉन्टेक्ट में आएंगी वो ट्रैप्ड हो जाएंगी फाइब्रोसिस में, और वो हेपेटोसाइट की नेक्रोसिस हो जाएगी। तो अल्टीमेटली यहाँ देखने को ये मिलता है कि जैसे कि ये तो हो गई हमारी बाइल डक्ट, ये हो गई हमारी बाइल डक्ट, और यहाँ पे हमारी बहुत सारी हेपेटोसाइट्स हो गई, ठीक है। हेपेटोसाइट्स हो गई यहाँ पे बहुत सारी। अब है ना, अब यहाँ पे जब ये एक्सुडेट बाहर निकलेगा तो ये पेरेन्काइमा में जाएगा, मतलब लिवर सेल्स में जाएगा, और लिवर सेल्स में जाके ये है ना ये स्प्रेड करेगा, स्प्रेड करके वो ट्राइड और हेपेटोसाइट्स में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है। और फिर यहाँ पे जो फाइब्रोसाइट्स हैं वो एक्टिवेट होंगी, फाइब्रोसाइट्स एक्टिवेट होंगी तो वो स्प्रेड भी करेंगी। स्प्रेड करते करते यहाँ पे हेपेटोसाइट्स को, वो हेपेटोसाइट्स इसमें ट्रैप हो जाएंगी, ठीक है। तो हेपेटोसाइट ट्रैप होके यहाँ पे इनकी नेक्रोसिस हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस हमको यहाँ देखने को मिलता है। तो थर्ड स्टेज में हम देखते हैं कि थर्ड स्टेज में स्टेज ऑफ दी
फाइब्रस स्कारिंग। तो इसमें क्या मिलता है हमको, कोलेजन डिपोजिशन मिलता है, हमें यहाँ पे कोलेजन का डिपोजिशन मिलता है, यहाँ पे हमें इंटरकनेक्टेड पोर्टल एरियाज़ इसका फीचर है, और यहाँ पे हमें बाइल डक्ट का जो नंबर है वो कम होता हुआ दिखता है। ठीक है, अगर हम फोर्थ स्टेज की बात करें दैट इज़ माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस, तो इसमें क्या होता है कि इंक्रीज मैलरी हाइलिन, और यहाँ पे कॉपर का डिपोजिशन भी मिलता है, और यहाँ पे जो नोड्यूलर पैटर्न है वो है ना, वो फ्यू ईयर्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस का हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और क्लिनिकल फीचर्स की। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।